नमस्कार बच्चों, आशा की एकेडमी में आपका स्वागत है। विराम चिन्ह क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, उनका प्रयोग कहाँ कहाँ पर होता है, आज हम उनके बारे में आपको जानकारी देंगे। विराम का अर्थ है रुकना अथवा ठहराव। बातें करते समय, पढ़ते या लिखते समय कहीं कहीं पर हम रुकते हैं, सांस लेते हैं। कहीं पर किसी शब्द को संक्षेप रूप में, कहीं पर गलती को ठीक करते समय हम जिन विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं उसे विराम चिन्ह कहते हैं। उदाहरण के लिए हम एक वाक्य को देखते हैं कि किस तरीके से एक छोटे से विराम चिन्ह से एक वाक्य पर असर पड़ता है। रोको मत, जाने दो। यहां पर दिखाया गया है कि इसको रोको मत, इसको जाने दो। फिर दूसरे वाक्य में अल्प विराम रोको के बाद लगाया गया है, रोको मत जाने दो, कि इसको रोक लो, इसको जाने मत दो। अब आप लोगों ने देखा कि एक छोटे से अल्प विराम ने दोनों वाक्यों में कैसे इन दोनों वाक्यों का अर्थ बदल डाला। इसलिए आप समझ गए होंगे कि ये विराम चिन्ह लिखित और पठित भाषा में कितने महत्वपूर्ण हैं। प्रमुख विराम चिन्ह इस प्रकार हैं: पूर्ण विराम, अर्ध विराम, अल्प विराम, प्रश्न सूचक, विस्मय सूचक, योजक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, विवरण चिन्ह, कोष्टक चिन्ह, त्रुटिपूरक चिन्ह और लाघव चिन्ह। शुरू करते हैं पूर्ण विराम से। पूर्ण विराम वाक्य पूरा होने पर पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। केवल जहां प्रश्न पूछा जाता है वहां इसे नहीं प्रयोग किया जाता है। जैसे भारत मेरा देश है, वाक्य पूरा हो गया और पूर्ण विराम लग गया। हमें अपने देश से प्यार है, वाक्य पूरा होने पर पूर्ण विराम लगाया गया। शाबाश, फिर विस्मयादिबोधक चिन्ह है, तुमने कमाल कर दिया। और इसमें भी अंत में पूर्ण विराम लगा दिया, क्योंकि वाक्य जब पूरा होता है तो पूर्ण विराम तभी लगा। अब पढ़ेंगे अर्ध विराम। एक वाक्य या वाक्यांश के साथ दूसरे वाक्य या वाक्यांश का संबंध बताना हो तो वहां पर अर्ध विराम लगाया जाता है। जैसे सूर्योदय हो गया, अब इसके साथ हमें दूसरा वाक्य जोड़ना है, तो यहाँ पर सूर्योदय हो गया के बाद हमने अर्ध विराम लगाया, फिर चिड़िया चहकने लगी, फिर पूर्ण विराम लगाया, तो यहाँ पर यह अर्थ स्पष्ट हो गया। लक्ष्मी भाई नहीं रही, फिर हमने अर्ध विराम लगाया, वह अमर हो गई, फिर वाक्य पूरा हो गया और फिर हमने पूर्ण विराम लगाया। इस तरह से अर्ध विराम का वाक्य या वाक्यांश का संबंध बताने के लिए किया जाता है। अब अल्प विराम, वाक्य के भीतर थोड़ी देर के विराम के लिए अल्प विराम का चिन्ह लगाया जाता है। जैसे बाजार से थोड़ी सब्जी, फिर अल्प विराम, फल, फिर अल्प विराम, दूध और दही लाना, फिर पूर्ण विराम, क्योंकि वाक्य पूरा हो गया। दूसरा, नहीं, फिर हमने अल्प विराम लगाया, मैं नहीं आऊँगा, तो यहाँ पर पूर्ण विराम फिर अंत में आ गया। तो इसलिए जब हमें थोड़ी देर के लिए रुकना होता है वाक्य में, तो वहाँ पर हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। प्रश्नवाचक को आप सभी जानते हैं कि जब प्रश्न पूछा जाता है, वाक्य के समाप्त होने पर पूर्ण विराम का प्रयोग न करके प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है। जैसे तुम्हारा नाम क्या है, हमने प्रश्न किया, तो वहाँ पर अंत में पूर्ण विराम नहीं लगेगा, वहाँ पर प्रश्नवाचक लगेगा। बाहर कौन खड़ा है, यहाँ पर भी हमने प्रश्न पूछा और इसलिए अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया। चलिए पढ़ते हैं विस्मयादिबोधक चिन्ह। हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य आदि भावों को प्रकट करने वाले शब्दों और वाक्यों में विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे जब हम कभी दुखी होते हैं, कभी हम बहुत खुश होते हैं, कभी नफरत होती है किसी के बारे में, या हम हैरानगी कभी प्रकट करते हैं वाक्य या शब्दों के द्वारा, तो वहाँ पर हम इसे लगाते हैं। जैसे हाय, यहाँ पर दुख प्रकट किया गया है, बेचारा मारा गया, और फिर अंत में विराम चिन्ह है। शाबाश,
तो यहाँ पर हमने खुशी प्रकट की, तुमने कमाल कर दिया। तो इस तरह से ऐसे वाक्यों में इसमें आदिबोधक चिन्ह लगता है। योजक चिन्ह, योजक होता है छोटा वाला डैश टाइप। दो शब्दों के बीच परस्पर संबंध स्पष्ट करने के लिए तथा उन्हें जोड़कर लिखने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे सुख और दुख के बीच में ये योजक चिन्ह लगाया जाता है, कभी कभी के बीच में लगाया जाता है, खेलते खेलते इसमें लगाया जाता है, दुबला पतला, या हम कहते हैं माँ बाप, या कहते हैं हम रोटी चावल। तो इस तरह से इनके बीच में ये योजक चिन्ह लगाया जाता है। चलिए आगे करते हैं निर्देशक चिन्ह। इसका प्रयोग किसी का कथन उद्धृत करने, उदाहरण देने, शब्द या वाक्यांश की व्याख्या के लिए, किसी का नाम यानी कवि लेखक आदि का नाम लिखने के लिए किया जाता है। जैसे माँ ने कहा, अब माँ ने क्या कहा, वहाँ पर वो निर्देश दे रही है, तो उसके बाद ये चिन्ह लगाया जाएगा, सदा सच बोलो, फिर पूर्ण विराम। फिर अध्यापक ने लिखा, अब अध्यापक ने क्या लिखा, उसके बाद आप लगाओगे निर्देशक चिन्ह, फिर पाठ दोहरा कर आना। तो यहाँ पर इस तरह से निर्देशक चिन्ह लगाया जाता है। चलिए पढ़ते हैं उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह दो प्रकार के होते हैं, एक हरा उद्धरण चिन्ह यानी सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, एंड दोहरा उद्धरण चिन्ह डबल इन्वर्टेड कॉमा। एक हरा उद्धरण चिन्ह पुस्तकों, समाचार पत्रों, पुस्तकों के नाम, लेखकों के उपनाम आदि में एक हरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे हमने यहाँ पे लिखा सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला इनका उपनाम है, तो यहाँ पर हमने इसमें इसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में रखा। अब दोहरा उद्धरण करते हैं। दोहरा उद्धरण चिन्ह, जब किसी व्यक्ति का कथन मूल रूप में लिखा जाता है तब दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे सुभाष चंद्र बोस ने कहा, उन्होंने क्या कहा, इसके बाद पहले अल्प विराम लगेगा, फिर उन्होंने क्या कहा उसे दोहरे उद्धरण चिन्ह में रखा जाएगा। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, और फिर पूर्ण विराम। इस तरह से हम दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। चलिए करते हैं विवरण चिन्ह। विवरण या उदाहरण देते समय इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे संज्ञा के 3 मुख्य भेद हैं, तो हमने विवरण चिन्ह लगाया और इसके बाद हमने लिखा कि संज्ञा के कितने भेद है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक संज्ञा। फिर कृपा करके निम्नलिखित नियमों का पालन करें, और विवरण चिन्ह लगाया और इसके बाद हम कहते हैं कि किन नियमों का पालन करना है। इस तरह से यहाँ पर विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाए। करते हैं कोष्टक चिन्ह। कथा प्रसंग में किसी विशेष व्यक्ति की ओर संकेत करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे राम क्रोधित होकर, हम ये दर्शाना चाहते हैं कि वो क्रोधित होकर बोल रहा, तो इसको हमने ब्रैकेट में रख लिया, अभी मजा चखाता हूँ। चलना रोना, हम ये दर्शाना चाहते हैं कि ये अकर्मक क्रियाएं हैं, तो यहाँ पर हमने लिखा चलना रोना अकर्मक यानी बिना कर्म की क्रियाएं हैं, तो यहाँ पर बिना कर्म के हमने लिख लिया ब्रैकेट में। अब करते हैं त्रुटिपूरक चिन्ह। लिखते समय कुछ अंश हमसे छूट जाते हैं, इस चिन्ह को लगाकर उसके ऊपर लिख दिया जाता है, तो ये वहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आप शाम को बाजार, यहाँ पर हम घूमने लिखना भूल गए हैं, तो हमने त्रुटिपूरक चिन्ह लगाया, इसको ऊपर लिख दिया, तो इस तरह से इसका इस्तेमाल किया जाता है। राधा ने कहा मैं नहीं जाऊंगी, तो यहाँ पर हम नहीं लिखना भूल गए, तो यहाँ हमने इसको ऊपर लिख दिया। चलिए करते हैं लाघव चिन्ह। शब्दों को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे डॉक्टर लिखना है, हम डॉ लिखकर उसके बाद हम संक्षिप्त चिन्ह यानी कि लाघव चिन्ह लगाते हैं, तो इसका मतलब होता है डॉक्टर। पंडित के बाद हम प लिखते हैं खाली, तो उसके बाद हम लाघव चिन्ह लगाते हैं। बैचलर ऑफ आर्ट्स में हम लिखते हैं BA, बी के बाद लाघव चिन्ह, ए के बाद लाघव चिन्ह, तो इसका मतलब होता है बैचलर ऑफ आर्ट्स। तो इस तरह से हम लाघव चिन्ह का शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए प्रयोग करते हैं। धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है आप लोगों को विराम चिन्ह और उसके भेद अच्छी तरह से समझ आए होंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।